नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। नगर पालिका चुनाव को लेकर जिस तरीके से अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से तारीख पास में आती जा रही है, समय जिस तरीके से पास में आता जा रहा है, ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। क्योंकि अब जिस तरीके से जो अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है वे खुलेआम जो है अपने अध्यक्ष पद की दावेदारी जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने 3 चुनौतियां, नगर पालिका अध्यक्ष की है, तो दूसरी तरफ अगर बात किया है जनपद पंचायत के अध्यक्ष की और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की भी एक बड़ी जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति तैयार कर रही है, इस पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल बनता है मुस्तफा जी, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि जो खुल के अब दावेदारी जता रहे हैं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरीके से बिठाएगी, क्या चुनौती किस तरीके से उनके सामने है? देखिए नवीन, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जो दर्शक वॉइस ऑफ एमपी देख रहे हैं उनसे अनुरोध है, यदि आप हमारा चैनल KTV के 130 नंबर चैनल पे देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप हर खबर का तत्काल अपडेट चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ एमपी को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो हर खबर सबसे पहले आपको मिले। और ख़बरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या हमारे न्यूज़ ऐप या YouTube चैनल के माध्यम से खबरें देखते हैं तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ 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 आप KTV नेटवर्क से जुड़ें और ताकि आप उसके 130 नंबर चैनल पर राउंड द क्लॉक 24 आवर्स वॉइस ऑफ एमपी की खबरें देख सकें। तो नवीन, जो आपने सवाल किया और ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे उठापटक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे खींचतान बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने खुद ने भी देखा कि चूँकि मैंने अपने पूर्व की खबरों में भी ये कहा कि जिस काडर की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है अब उसमें धीरे धीरे कांग्रेसी कल्चर पैदा होने लग गया है। और उसी को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि अभी जो नीमच नगर पालिका है, पहले जब भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेके प्रधानमंत्री तक से जब मीडिया सवाल पूछता था तो वो कहते थे कि हम पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता है और पार्टी जो जिम्मेदारी देंगे वो उसको वहन करेंगे। वो कल्चर जो है अब बीजेपी में समाप्त होने जैसा लगता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो नवनिर्वाचित पार्षद है छाया जायसवाल, वो साफ तौर पे मीडिया में कहती सुनी जा रही है कि वो अध्यक्ष की दावेदार है और वो उनको जो है तो उन्होंने अपना मीडिया में अनाउंसमेंट कर दिया। मुझे खबर ये भी है कि जिस दिन जिला भाजपा ने बैठक बुलाई थी सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की और जहां उनका स्वागत किया, वहां भी छाया जायसवाल जी जब खड़ी हुई तो उन्होंने सभी पार्षदों के सामने कहा कि मैं पार्षद निर्वाचित हुई और मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगी, आप मुझे समर्थन करें। तो एक ये नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है और ये परिपाटी कई संकेत भी दे रही है। जैसा मैंने आपसे कहा था अपने पिछली खबर में, हमने कहा था कि कांग्रेस को बीजेपी में एकनाथ शिंदे की तलाश है। तो कांग्रेस तो अपना काम अपने स्तर पे जो भी कर रही होगी वो जाने, लेकिन बीजेपी में अब स्वर मुखर होने लगे। जैसे यदि देखा जाए तो भाई जैसे एक जो नाम उभर के सामने आया स्वाति चोपड़ा का। स्वाति चोपड़ा बीजेपी के जो सीनियर लीडर है संतोष चोपड़ा उनकी बहू है। संतोष चोपड़ा जमीन के कारोबारी है और बड़े व्यवसायी माने जाते हैं। अब देखने में आ रहा है कि अब मीडिया में साफ तौर पे उन पे हमले होते दिख रहे हैं और लोग ये कहते सुने जा रहे हैं कि धन बल की राजनीति बीजेपी में नहीं चलेगी और इस टाइप की बातें आ रही हैं। तो पहले बीजेपी में लोग मुंह नहीं खोलते थे, पहले बीजेपी में सब कुछ साइलेंट होता था, आखिरी तक पता चल पाता था कि आखिर होना क्या है। लेकिन आप देखिए और जैसा अंदेशा हमने व्यक्त किया था और हमने हमारी खबरों में भी ये कहा था
कि बीजेपी ने 20 महिलाओं को टिकट दिए है और अच्छी खासी संख्या में महिलाएं चुनाव जीती है और जीतना भी चाहिए। उसमें 6 नाम तो साफ तौर पे दिख रहे हैं जो अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो खुलेआम जो दावेदारी हो रही है या जो मीडिया में बातें आ रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल भरी राह है। और अब जो तमाम लोग अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, उनको कैसे पार्षद तक ही सीमित रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंसूबे बन जाते हैं, उनके अपने समर्थक साथ लग जाते हैं, वो भी ये मंसूबा बना लेते हैं कि उनका अध्यक्ष बनना तय है। और इस समय भी साफ हमें दिख रहा है, जैसा अभी इस समय राजनीति चल रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ एक सामान्य दिखता था कि सभी एक जैसे। अभी बीजेपी में जो कल्चर दिख रहा है, जो साफ दिख रहा है कि धड़ों में बटी हुई है बीजेपी। अभी जो अध्यक्ष के 6 दावेदार इस समय हमारे सामने हैं, उनमें साफ तौर पे पता चलता है कि कौन किसकी मदद को हाथ बढ़ा रहा है। कौन वंदा खंडेलवाल को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है, कौन किरण शर्मा को देखना चाहता है, कौन लोग छाया जायसवाल के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कहां से स्वाति चोपड़ा की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक नई परिपाटी है। और एक और बात, ये खबर हमारे पास ये भी है कि पार्षदों में भी अब अध्यक्ष के उम्मीदवारों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। देखिए, संगठन की जाजम पे फैसला होगा, संगठन जो नाम तय कर देगा वो अध्यक्ष बन जाएगा, 2 घंटे पहले नाम अनाउंस हो जाएगा। वो सारी बातें अब बेमानी जैसी लग रही है। और अच्छे से मेरी जानकारी में बात है कि जो 23 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, उनसे 1-to-1 बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। और जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जो पार्षद जीते हैं उनका खुलकर समर्थन उनको मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब एक इसमें नई बात भी आती है कि यदि 23 पार्षदों में से मान लीजिए 6 उम्मीदवारों को छोड़ दें, तो बाकी 17 पार्षद बचते हैं और 3 निर्दलीय है, और उसमें से 2 बीजेपी समर्थित है। तो 17 और 3 निर्दलीय तो 20 हो गए। अब यदि कोई अध्यक्ष पद का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से है, वो इन 20 पार्षदों को लेके खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि श्रीमान जी, ये 20 पार्षद मेरे समर्थन में हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप मुझे दावेदार घोषित करो, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो मुझे जो लगता है कि जो जब कभी ऐसे मामलों को लंबा खींचा जाता है तो उसमें पक्ष विपक्ष होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे नीमच नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी का मामला मुझे पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। और ये लग रहा है कि उसमें सारे लोग ताकत से जोर पानी में लगे हुए हैं और कि हमें जो है, तो ये बात वैसे जोर पानी होना चाहिए, लेकिन ये उस संदर्भ में बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब काडर की बात आती है, जब बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी की बात है, जहाँ पर अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वहाँ यदि इस तरह के स्वर सुनाई पड़े, इस तरह से बात खुलकर होने लगे, तो लगता है कि मुकाबला और मामला बड़ा रोचक होने वाला है और सीन जो है वो कुछ भी हो सकता है। नबी मुस्तफा जी, जिस तरीके आपने बात कही कि खींचातान जो हमें देखने को मिल रही है, तो क्या माना जाए इस खींचातान का फायदा कि कांग्रेस ने उठा ले, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं हो जाए, जैसे कोई अगर नाखुश है तो कांग्रेस की तरफ चल जाए, ऐसा नहीं दिखता आपको? देखिए नवीन, यदि हमारे देश की हम बात करें तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पद के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आप हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात ले ले जब ऑपरेशन लोटस हुआ था, चाहे महाराष्ट्र की बात ले ले जब एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी चले गए थे, और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। बात सार्वजनिक तौर पे बढ़िया होती है, सुचिता की राजनीति की होती है और हर चीज से पल्ला झाड़ने की होती है, लेकिन
अंदर खाने सबको पता है कि हर व्यक्ति को पद चाहिए। आज ये नीमच नगर पालिका सैकड़ों करोड़ की नगर पालिका है और अधिकांश बड़े नेता ये चाहते हैं कि इस नगर पालिका पे जो भी अध्यक्ष बैठे वो उनका यसमैन हो और उनके कहे अनुसार काम करे। तो अब बड़े नेता भी ये चाहते हैं कि उनका यसमैन हो, तो जाहिर सी बात है खींचतान तो होगी। हर व्यक्ति अपना लायल आदमी देखना चाहता है। तो पद की बात अगर कहीं आती है, सैकड़ों करोड़ की नगर पालिका पे अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठने की बात आती है, तो कई जायज नाजायज गठबंधन बनते हैं। तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर जितनी बड़ी फौज इस समय अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए भाजपा में दिखाई दे रही है, तो मैंने अपनी पिछली खबर में भी साफ तौर पे कहा था कि नीमच विधायक दिलीप बापू और जिला भाजपा अध्यक्ष पवन पाटीदार पे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि अगर हम हाईकमान की बात करें तो पिछले तमाम निर्णयों में बार बार ये बात आई सामने कि विधायकों को अहम रोल में रखा जाए, चाहे टिकट वितरण हो चाहे और कोई मामला हो। हाल ही में जो अभी जिला पंचायत को लेके जो बात हुई या जनपदों को लेके बात हुई, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पे कहा कि नीमच जिले के तीनों विधायक प्रभारी मंत्री के साथ बैठे और जो भी निर्णय करना है वो साथ बैठ के करें। तो कुल मिला के इस तरह के तमाम मामलों के लिए हाईकमान ये चाहता है कि भाई वहाँ के स्थानीय विधायक की मंशा अनुरूप काम हो। तो यदि नीमच नगर पालिका की बात करें या नीमच जनपद की बात करें, जो इस समय बीजेपी के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं कि इसमें अध्यक्ष का चुनाव किसको लड़वाया जाए, तो उसमें एक जिला पंचायत है, एक नीमच जनपद है और एक नीमच नगर पालिका। तो ये तीनों ही मामलों में जिला पंचायत में तो तीनों विधायक बैठेंगे, लेकिन यदि नीमच जनपद और नीमच नगर पालिका की बात करें तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नीमच विधायक दिलीप बापू की है। उनकी रजामंदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और मुझे जो पुराने अनुभव है हमारे, उससे साफ तौर पे लगता है कि इन पदों पे जिसकी भी ताजपोशी होगी उसमें विधायक दिलीप बापू की सहमति बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष का भी रोल है, सांसद सुधीर गुप्ता का भी रोल है। तो रोल तो यहाँ से भोपाल तक बहुत लोगों के, लेकिन जो सबसे अहम भूमिका जिसे कहते हैं ट्रम्प कार्ड, अब इस पूरे सिनेरियो में जो हमें जान पड़ता है कि जो 6 उम्मीदवारों की फौज भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें विधायक दिलीप बापू जिसका साथ देंगे, मुझे लगता है कि उसकी राह आसान होगी, उसको आसानी होगी नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने में, उसको आसानी होगी नीमच जनपद अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने में। मुस्तफा, अगर बात किया जाए जिला पंचायत की बात किया है तो एक तरफा नाम जिस तरह से निकल के आ रहा है कि सज्जन भाई का नाम निकल के आ रहा है कि सज्जन चौहान को जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या मानते हैं किस तरह की इस पर भी जो है कोई नया नाम देखने को मिल सकता है या फिर यही नाम है? नहीं, देखिए सज्जन बापू की यदि बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सीनियर बीजेपी के लीडर है। साथ ही यदि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो स्वर्गीय खुमान सिंह जी शिवाजी का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता उनको व्यक्तिगत तौर पे जानते थे और शिवाजी की बीजेपी में बहुत बड़ी अहमियत है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और वो उनके बेटे हैं और अच्छे वोटों से चुनाव जीते हैं। और यदि बात की जाए जिला पंचायत में तो सज्जन बापू के अलावा कोई उम्मीदवार पुरुष वर्ग में दिखता नहीं है। और अब जब से वो राजनीति में आए हैं तो पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी दी भी नहीं है। तो जो संभावनाएं लग रही है, जो परिस्थितियां बता रही है कि यदि तीनों विधायकों की सहमति, चूंकि जिला पंचायत में तीनों विधायकों का सहमत होना बहुत ज़रूरी है,
तो तीनों विधायकों की सहमति हो जाती है और जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार की, तो मुझे कोई शक नहीं है कि सज्जन बापू जिला पंचायत की कुर्सी पे बैठ जाएं। और एक और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जावत की यदि बात करें तो पूर्ण अहीर की धर्मपत्नी श्रीमती सुगना अहीर करीब 20,000 वोटों से चुनाव जीती जिला पंचायत का, और वे स्वयं जनपद का जीते हैं। तो खबरें हमारे पास ये भी है कि जिला पंचायत की वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े थे, तो जिला पंचायत में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे और जनपद में जनपद अध्यक्ष के बतौर उनकी ताजपोशी कर दी जाए। इस तरह का कोई समीकरण बन सकता है, तो वो समर्थन में आते हैं तो जाहिर सी बात है सज्जन बापू ही उसमें उम्मीदवार होंगे, क्योंकि सज्जन बापू अगर उम्मीदवार होते हैं तो जावत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा को उनसे कोई तकलीफ नहीं है, मनासा विधायक माधव मारू को नहीं है, और नीमच में भी मैं समझता हूँ दिलीप बापू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोई दूसरा सशक्त नाम है भी नहीं, वजनदार नाम है सज्जन बापू का। यदि वो इस कुर्सी पर बैठते हैं तो इससे निश्चित तौर पे बीजेपी को फायदा हो सकता है बड़ा। नवीन मुस्फा, अगर बात की जाए जनपद की बात की जाए, इस पर भी बड़ा एक घमासान मचा हुआ है। यहाँ के जो सदस्य गायब है, वो जो है जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं वे उनके पक्ष में है, ऐसी भी खबरें निकल के आ रही। क्या मानते हैं इस पर भी एक बड़ा जो है जंग देखने को मिल सकती है? देखिए नवीन, अगर नीमच जनपद की बात करें तो ये चुनाव जो हुआ था ये गैर दलीय आधार पे हुआ था, पार्टी चिन्ह पे तो चुनाव हुआ नहीं था। और दूसरी बात है कि विधायक उठाए जाते तो फिर जनपद सदस्य क्या है? अभी ये पूरा लाइव टेलीकास्ट महाराष्ट्र में देखा ना कि जब 40 विधायक गायब हो गए, उनको किस तरह सूरत और सूरत से गुवाहाटी ले जाया गया, सब किसी से छुपा नहीं। तो अब राजनीति में ये सब चीजें सामान्य हो गई, उठाने की, अवेरने की, ले जाने की। घोषित तौर पे उसको नियम कायदों में कानूनी मान्यता भले ना हो, लेकिन ये एक्सेप्टेड क्राइम हो चुका है। अब चुनाव में रुपए पैसे के लेन देन, वोटर को खरीदने की बातें, अब ऐसी नहीं लगती कि कोई बहुत बड़ी घटना हो, ऐसा लगता है कि सब सिस्टम के तहत ही हो रहा है। तो जब गैर दलीय आधार पे चुनाव हुए थे तो जाहिर सी बात है कि जिसको जनपद अध्यक्ष बनना है तो वो जो सदस्य जीते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस करेंगे, अपने पाले में लाएंगे ताकि दूसरा आदमी उसको लेके नहीं उड़ जाए। क्या मंडी चुनाव में लोग सदस्य नहीं ले गए? क्या जिला पंचायत में नहीं लगे? इससे पहले की जिला पंचायतों में नहीं लगे? नीमच नगर पालिका में ये घटनाक्रम नहीं हुआ, तो जनपद में भी यही घटनाक्रम हो रहा है। और दूसरी बात है कि जिसके पास जितने ज्यादा जनपद सदस्य वो अध्यक्ष। तो चूंकि गैर दलीय आधार पर चुनाव हुआ है तो सदस्य स्वतंत्र है, और वो व्यक्ति जो ज्यादा सदस्य लेके बैठ गया वो चुनाव के लिए ताल ठोक देगा कि मैं अध्यक्ष का उम्मीदवार हूं, मुझे वोट करो। लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस काडर की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस अनुशासन की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, वो कितने महत्वपूर्ण ढंग से इसमें लागू होता है। क्या सारा सिस्टम के तहत होता है, बीजेपी के नियम कानून कायदों के हिसाब से होता है, या अन्य तरीकों से होता है, ये देखने वाली बात है। तो इसीलिए हमने अपनी पुरानी खबर में कहा था कि जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार पे भी एक बड़ी जवाबदारी है। ये एक उनके लिए वैसे बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने जितने बड़े पैमाने पे जनपद, जिला पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। निश्चित बात है उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए, और उन्होंने अपने पहली बार के कार्यकाल में कांग्रेस के साथ जमकर उन्होंने मुकाबला किया और बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए।
वार्डों में और हर जगह, और अधिकांश नगर पंचायतों में बीजेपी को बहुमत है, नगर पालिका में बीजेपी को बहुमत है। लेकिन अब इसके बाद अब जो वक्त आ रहा है, अब किनकी ताजपोशी करनी है, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये आगे का रोड मैप तय करेगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस डायरेक्शन में जाएगी, ये अब इससे तय होगा नवीन, कि इन पदों पे किसकी ताजपोशी होती है और इन पदों पे ताजपोशी में किस नेता की कितनी चलती है। ये बात भी इस बात को बताएगी कि आने वाला वक्त अब किसका है इस क्षेत्र में। एक महत्वपूर्ण जंक्चर पे इस समय भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो अब इन सब में तालमेल बिठा करके जो अपने हित के व्यक्ति को बिठा देता है, कुर्सी पे ताजपोशी करा देता है, तो उसके लिए वो महारत होगी। तो कुल मिलाकर सबकी निगाह इस पे लगी है, जिला पंचायत पे लगी है, नीमच जनपद पे लगी है, नीमच नगर पालिका पे लगी है, और सबसे खास बात है कि भाई इसमें किसकी ताजपोशी होगी और कैसे होगी। और पत्ते तो सभी पीस रहे हैं, सिस्टम सब सेट कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बीच में से नाम निकाल के लाना और उसको उस कुर्सी तक पहुंचाना एक बड़ी जवाबदारी का काम है, चाहे वो नीमच विधायक हो, चाहे जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार हो। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है रिश्तों पर भी आंच आती हुई दिख रही है। अगर बात की जाए तो संतोष जी की तरफ से जो है स्वाति का नाम निकल के आ रहा है, तो विधायक जी खेमे से जो है वंदना जी का नाम निकल के आ रहा है। एक रिश्ते भी अब जो है इसमें दांव पे लगे हुए हैं। देखिए नवीन, जब हम किसी ऊंचे पद पे बैठे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जवाबदारियाँ भी बड़ी होती है। अब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई दिलीप जी और संतोष चोपड़ा की पुरानी दोस्ती है, गाढ़ी दोस्ती है। तो अब एक तरफ वन्ना खंडेलवाल है। अब मुझे अभी ये पता नहीं है कि विधायक जी के खेमे से वन्ना खंडेलवाल के नाम पे सहमति है या नहीं है, या सार्वजनिक तौर पे भी इस तरह की कोई बात आई नहीं है। लोग एक जिसे हम र्यूमर कह सकते हैं कि विधायक जी का खेमा जो है वंदना खंडेलवाल को सपोर्ट करेगा, है इस टाइप की बात, पर अभी तक कहीं से रिकॉर्डेड बात नहीं आई है कि विधायक जी वंदना खंडेलवाल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि रिश्तों में खटास तो आती है, क्योंकि संतोष जी चाहेंगे कि उनकी बहू नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी बैठे और दूसरे लोग चाहेंगे कि हम बैठे, तो वहाँ पे रिश्तों पे प्रभाव तो पड़ता ही है। क्योंकि एक बात मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि संतोष चोपड़ा जी 40 साल से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी में वो लगे हुए हैं। उन्होंने पोलिंग बूथ से लेके सारे चुनाव, विधानसभा, लोकसभा में पूरे दमखम से जुटते हैं, काम करते हैं, जिताने का काम करते हैं। उनको एक मौका मिला नगर पालिका अध्यक्ष का, जब वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे वो चुनाव। मुझे लगता है कि उनकी राजनीति से यदि स्वाति की पॉलिटिक्स को जोड़ के देखा जाए, क्योंकि ऐसा स्वाति का बीजेपी में जीवन तो बहुत छोटा है। स्वाति चोपड़ा का नाम यदि प्रमुखता से आ रहा है तो केवल वजह संतोष चोपड़ा है। तो मुझे मेरा अनुमान ये कहता है कि संतोष चोपड़ा के पॉलिटिकल कैरियर में यदि स्वाति का नाम उनसे जोड़ के देखते हैं तो ये आखिरी चांस है। यदि स्वाति चोपड़ा की ताजपोशी नगरपालिका अध्यक्ष पद पे नहीं होती है तो संतोष चोपड़ा के पॉलिटिकल कैरियर में अब कोई अवसर उनको मिले चुनाव लड़ने का, ये मुझे इसकी उम्मीद कम दिखती है। वो अलग बात है कि स्वाति अगर परवान चढ़ जाए और आगे वो कंटिन्यू करती है, पार्षद बनने के बाद बीजेपी संगठन से जुड़ती है या और कोई चुनाव लड़ती है, पर फिलहाल यदि हम आज स्वाति चोपड़ा की बात करते हैं तो हम संतोष चोपड़ा को सामने रख के बात करते हैं। तो यदि ये अवसर संतोष चोपड़ा के हाथ से निकलता है तो फिर उनके पॉलिटिकल कैरियर में मुझे नहीं लगता कि कोई और अवसर सामने आए। और यही सेम स्थिति करण सिंह परमाल के साथ है, वो भी सीनियर है और संगठन की जवाबदारियों के अलावा जैसे संतोष चोपड़ा को संगठन की जवाबदारियां मिलती रही है, तो करण सिंह परमाल को और कोई पद मिला नहीं है। संगठन में हमेशा रहे वो,
वो नीमच मंदसौर रतलाम युवा मोर्चा प्रभारी रहे, युवा मोर्चा के खुद अध्यक्ष रहे, ऐसे कई पदों पर रहे। तो रंजना परमाल का नाम भी करण सिंह परमाल के बिहाफ पे लिया जा रहा। तो वो खुद भी ये चाहेंगे कि वो, मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान के सामने वो भी जब बात कर रहे होंगे तो यही कह के कर रहे होंगे कि मुझे पार्टी ने क्या दिया, कम से कम ये मौका मुझे दे दो और आप जो है तो इनको अध्यक्ष की दावेदारी दी जाए। तो मुझे जो लगता है कि ये करण सिंह परमाल जी के जीवन में भी पॉलिटिकल कैरियर में ये आखिरी चांस है। इसके बाद रंजना परमाल जी पॉलिटिकली एक्टिव रहे वो अलग बात है, लेकिन यदि हम उनके बिहाफ पे सोचते हैं करण परमाल के, तो ये उनके पॉलिटिकल कैरियर में, क्योंकि संतोष चोपड़ा हो, करण सिंह परमाल हो या अशोक जोशी हो, ये जो अपने परिवार से जिनको अध्यक्ष पद की दावेदारी लेना चाहते हैं तो वो अपने बिहाफ पे ही मांग रहे कि हमें देख के आप इनको अध्यक्ष पद की दावेदारी दे दो। तो यदि ये अवसर नहीं मिलता है तो फिर शायद अवसर ना मिले। तो जो बात आपने शुरू की थी कि क्या रिश्तों पे प्रभाव पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि यदि इनमें तालमेल नहीं बैठा और सिस्टम राजी मर्जी से तय नहीं हुआ तो दूरियां तो बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो इसमें बड़ा रोल आपको किसका लगता है? पार्षदों का अहम रोल दिखता है या संगठन का एक बड़ा रोल दिखता है कि संगठन जो तय कर देगा वही होगा, या फिर यहाँ पार्षद जो तय कर देंगे वो होगा? आपको क्या लगता है? देखिए नवीन, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग बातचीत है। यदि यही बात कांग्रेस की जाजम पे हो रही होती तो उस परिस्थिति में पार्षदों का अहम रोल होता। पार्षद ठोक बजा कहते थे कि हम इसको अध्यक्ष बना रहे हैं, उसको बना देते। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उसमें संगठन का अहम रोल रहा है इससे पहले तो। लेकिन जो मैं इन दिनों बोल रहा हूं कि अब भाजपा में कांग्रेसी कल्चर की आहट दिखाई दे रही है, तो स्थितियां अब बदली हुई है। तो यदि वो संगठन को शिरोधार्य करते हैं, माथे बिठाते हैं, जैसा कि बयान में बीजेपी के नेता जब बोलते हैं तो बात वही बोलते हैं कि संगठन, लेकिन आपको खुद को पता होगा कि ऐसा कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है। हर व्यक्ति बिल्कुल तैयारी में है कि वो अध्यक्ष बनेगा। तो जो बात आपने कही कि संगठन महत्वपूर्ण है तो या पार्षद, तो अगर मान लीजिए कि संगठन ताकतवर बन के उभरता है और एक लाइन में कहा जाता है कि भाजपा संगठन जो करेगा वही होगा, तो ठीक है। और नहीं, यदि एक दावेदार 20 पार्षद लेके खड़ा हो गया और उसने कहा कि 20 पार्षद मेरे साथ है, मैं अध्यक्ष का दावेदार हूं, अब आपका क्या कहना है? तो फिर उस स्थिति में संगठन के पास क्या पैंतरा है, ये तो पवन पाटीदार बताएंगे या दिलीप बाबू बताएंगे। कि यदि कोई अध्यक्ष का दावेदार 20 पार्षद लेके बैठ गया तो फिर उनका क्या स्टेप होगा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से संगठन महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, जो नगर पालिका चुनाव अनाउंस हुए तब दिखाई दी, जब पुतले फूंके गए, जब बागी हुए लोग और बागी चुनाव लड़े और बागी चुनाव जीते। और एक बात और है कि जो चुनाव रिजल्ट आने के बाद जो कहा जा रहा था कि निर्दलीय सब भाजपा के, लेकिन अभी तक कोई भी निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी की जाजम पे नहीं गया हुआ दिखता है, ना ही बीजेपी की माला पहनते हुए दिखा है। तो निर्दलीयों का क्या मनमूड है? निर्दलीय भी अपने सपने सजो रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई यदि रामचंद्र धनगर की बात करें या राजेश ललवानी की, दोनों मजबूत उम्मीदवार थे जमीन पे, दोनों ने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उनको किनारे कर दिया। तो उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी दांव पे लगा करके चुनाव लड़ा। हार जाते तो इनके घर के बाहर
चुनाव के सारे अरेंजमेंट मैनेजमेंट इन्होंने अपने खर्चे से किए। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये इतनी आसानी से बीजेपी के पास चले जाएं, क्योंकि इनके भी अपने सपने हैं और दमदारी से चुनाव जीतने, खुद के दम पे जीते। तो अब जो बात अभी चल रही थी कि भाई अब संगठन क्या करता है इस पूरे मामले में, तो पूरी निगाह मुझे जो लगता है दिलीप बापू और पवन पाटीदार पे लगी। रोल सुधीर गुप्ता जी का भी है, प्रभारी मंत्री का भी है, फिर जगदीश देवड़ा जी का भी है, फिर वी.डी. शर्मा जी का भी है, फिर हितानंद जी शर्मा जी का भी है। तो लंबी सूची। लेकिन यहाँ से जो शुरुआत होगी वो ये दो कैरेक्टर मुझे सबसे महत्वपूर्ण दिखते हैं, और उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं विधायक नीमच दिलीप बापू नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने किस तरीके सिनेरियो जो नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर बन रहा है, जो दिग्गज जो लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए तो इसमें किस तरीके से विधायक का एक महत्वपूर्ण रोल सामने आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण रोल सामने आ सकता है। साथ ही आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन नगर पालिका अध्यक्ष पर काबिज होता है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।